हिज हाउस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ये क्वेश्चन है आपका। आपको ये बताना है कि किस मिनिमम पॉसिबल टाइम किस में वो एट द एंड अपने घर पे पहुंच सकता है, वो आपको बताना है। जैसे ये देखो ना, ये है ना, जैसे ये किनारा है एक्चुअली, दिस इज द, ये किनारा है, एक स्विमर है यहाँ पर, स्विम कर रहा है, ठीक है। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी किलोमीटर, है ना, ये डी किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ डी किलोमीटर फ्रॉम द शोर, डी किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये डिस्टेंस डी दिया है आपको फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि उसका जो हाउस है वो पॉइंट ए से एल किलोमीटर डिस्टेंस पर है। स्विमर का जो हाउस है, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एल किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, यहाँ उसका घर है। तो उस स्विमर को क्या करना है, ठीक है, कि किस पॉइंट पे वो लैंड करे, ठीक है, वो किस पॉइंट पे लैंड करे स्विम करते करते, सच दैट ही कैन रीच टू द हाउस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है। ये मान लेते हैं, मान लो कि जो वो स्विमर है पॉइंट बी पे लैंड करता है ना, और ये डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, तो ये आपका एल माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो स्विम करेगा, इतना इतना डिस्टेंस तो वो स्विम करेगा, उसके बाद वो वॉक करेगा, बी से हाउस तक वो वॉक करेगा ना। तो व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब किस पॉइंट पर वो रीच करे कि जो टाइम लगे उसको यहाँ से घर पहुंचने में, दैट विल बी द मिनिमम। टाइम को मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन ये है कि आपको यू नीड टू मिनिमाइज द टाइम, यू आर रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द टाइम। आपको ये डिस्टेंस गिवन है डी, और ये दिया है आपको एल। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? सबको क्लियर दिख रहा है? ब्रिज अपना चेक करो एक बार, नेट कनेक्शन चेक करो, और यू कैन ज्वाइन अगेन। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक स्विमर है, उसको अपने घर पे पहुंचना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे लैंड करेगा, मतलब ये एक्स निकालना है आपको। और आपको स्पीड भी दी हुई है, स्पीड इज ऑल्सो गिवन। आपको स्विमिंग करने की स्पीड दी हुई है यू किलोमीटर पर आवर, और वॉक करने की स्पीड दे रखी है वी किलोमीटर पर आवर। तो पहले ऐसे कर लेना, स्विमिंग करने में कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लेते हैं उसे, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना उसने स्विम किया, ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस हो गया अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्पीड कितना है उसका, स्विमिंग करने का स्पीड कितना है, यू किलोमीटर पर आवर। तो यू हो गया, ये तो उसका स्विमिंग करने का टाइम है। अगर वो वॉक करता है, यहाँ से यहाँ वो वॉक करता है, पॉइंट बी से पॉइंट एच के बीच में वो वॉक करता है, तो वॉक करने में कितना टाइम लग रहा है उसे, यहाँ से यहाँ वॉक करने में, डिस्टेंस कितना है, एल माइनस एक्स, और स्पीड कितना है वॉक करने का, वी, है ना। तो आपको एल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यू दिया है, वी दिया है ना, तो ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल केवल एक्स ही है ना, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो रहा है, ये अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यू प्लस एल माइनस एक्स अपॉन वी। हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना।
वी नीड टू मिनिमाइज दिस टाइम, इस टाइम को मिनिमाइज करना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। हियर द टाइम t एज ए फंक्शन ऑफ x, टाइम को कैपिटल T से डिनोट कर देते हैं। दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, वी नीड टू मिनिमाइज दिस। करो मिनिमाइज। निकाला, वेरी गुड। बहुत अच्छे। निकालिए सबने। तो चलो करते हैं, टाइम को मिनिमाइज करते हैं। टाइम हमारा क्या गया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यू प्लस एल माइनस एक्स अपॉन वी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के एक्स के रेस्पेक्ट में टाइम को। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2u अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन एल का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। दिस इज माइनस 1/v। तो डी टी बाई डी एक्स आपका हो गया, दिस इज 2x अपॉन 2u अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/v। इसको 0 कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी x अपॉन u इंटू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/b, है ना। u को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू बाई बी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। हमें एक्स ही फाइंड करना है, इसको इधर ले जाओ। वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर डी स्क्वायर, है। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, है ना। इसको डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका यू स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो एक्स बराबर हो जाएगा यू इंटू डी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा ना। मतलब उस स्विमर को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पॉइंट ए से इतनी डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर लैंड करना पड़ेगा फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, और एक्स हमने निकाल लिया फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है ना, कुछ नहीं है, बहुत आसान ही है, मतलब आपको बस डायग्राम बनाना है इस तरीके से। क्लियर हो गया। ये क्लियर है सबको। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको दिया द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया whose sides pass through the angular point
whose sides pass through the angular points of a given rectangle of sides A and B. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि एक रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है जिसके साइड्स जो है वो एक गिवन रेक्टेंगल है उसके एंगुलर पॉइंट मतलब वर्टेक्स से पास होता है। मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। जैसे ये गिवन रेक्टेंगल है, इसका साइड हमें गिवन है। तो एक रेक्टेंगल ऐसा है जो इसके चारों साइड से मतलब उसके जो साइड्स रेक्टेंगल के साइड्स जो है इसके वर्टेक्स से पास होते हैं। मान लो एक साइड ऐसे होगा, इस वाले वर्टेक्स से पास होगा, दूसरा साइड ऐसे पास हो रहा होगा इस वाले वर्टेक्स से, तीसरा साइड ऐसे पास हो रहा होगा और चौथा साइड इससे पास होगा। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना आपका PQRS, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के जो साइड्स है गिवन रेक्टेंगल्स के वर्टिसेस से पास हो रहे हैं। इसका मैक्सिमम एरिया हमें बताना है PQRS का, इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? मैक्सिमम एरिया PQRS के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। और आपको अंदर वाला जो रेक्टेंगल है ABCD ये गिवन है, इसके साइड लेंथ गिवन है आपको बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। हम्म, चलो बताओ। कैसे करेंगे इसको? देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, देखो बाहर वाला क्या है, रेक्टेंगल है, इट इज ए रेक्टेंगल। ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये वाला भी 90 है और ये वाला भी 90 है, चारों 90 है ना। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं ना, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो मुझे बता सकते हो कि ये वाला साइड कितना आएगा? ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, विच कैन बी ए वेरिएबल एंगल। थीटा यहाँ पर वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर ध्यान देखो, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो ये आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, और ये आपका ए साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ये समझ में आ रही है बात? ओके।
अब ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है, ये वाला एंगल कितना आएगा 90, ये थीटा आ जाएगा आपका, ये वाला एंगल, दिस विल कम एज थीटा, ये थीटा आ जाएगा। अब देखो ये वाला बी है ना, दिस साइड इज बी, तो ये कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका पी साइन थीटा, है ना, इस तरीके से। तो आपको देखो इस रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ तो मिल गया, पी क्यू, पी क्यू कितना हो गया आपका, पी क्यू विल कम एज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ तो मिल गया मैंने थीटा की टर्म्स में, ठीक है। अभी हमें ये और चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि ये आपका बी साइन थीटा आ गया ना, ऐसे ये है ना ए है, दिस इज ए, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा ना। अब ये ए है तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो गया, तो क्यू आर कितना आ गया आपका बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ऐसा गया क्यू आर। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या होगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है ना, क्या हो जाएगा पी क्यू इंटू क्यू आर के बराबर आ जाएगा, एरिया बराबर पी क्यू इंटू क्यू आर, पी क्यू हो गया आपका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, है ना, और क्यू आर हो गया आपका बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, आपका क्यू आर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए साइन थीटा को बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए साइन थीटा को हम ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस बी कॉस थीटा को हम बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस बी कॉस थीटा को हम ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा एरिया बराबर, इन दोनों से ए बी कॉमन निकाल लेते हैं, ए बी कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इन दोनों से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा ए बराबर ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, है ना। आपका एरिया क्या आ गया, एरिया विल कम एज ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, है ना, ऐसे आ गया। अब आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम एरिया कितना आ जाएगा, या तो डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 होती है, इस तरीके से। तो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी 2 विल बी द एलसीएम, तो हो जाएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये आपका रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। समझ में आ गया, ये इसमें कोई दिक्कत, चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन है आपको, ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी दिया हुआ है, इज गिवन ऑन द, a point P is given on the circumference of, a point P is given on the circumference of a circle
of radius r. A point P is given on the circumference of the circle of radius r. फिर उसके बाद बोला कोड कोड्स W, मतलब एक कोड्स है, are parallel to the tangent at point P. कोड हमने एक ड्रॉ की which is parallel to the tangent P. Then determine the maximum possible area. Then determine the maximum possible area. Maximum possible area of triangle PQR. ट्राइंगल PQR का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालना है। आपको फिगर समझा देता हूँ। जैसे आपको क्या दिया है ना, एक इस तरीके से एक सर्कल दिया हुआ है, इस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इस पर हमने एक टेंजेंट बनाई ऐसे, ठीक है। फिर इसमें का एक कोड है विच इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट। इस टेंजेंट के पैरेलल हमने एक कोड बना दी, ये Q है और ये R है ना, कोड का नाम लिख लो QR है ना। कोड QR इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट P। QR P के पैरेलल है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस PQR ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है। सर्किल की रेडियस हमें गिवन है R, इस सेंटर मान लो सर्किल का, सर्किल की रेडियस गिवन है हमें R। हमें इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है। कर सकते हो? करो। ट्राइंगल PQR का एरिया मैक्सिमाइज करना है। बताओ। PQR ट्राइंगल का एरिया में मैक्सिमाइज करना है। बस ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है। बस हमें क्या करना है, QR निकालना है और ये ट्राइंगल का बेस और हाइट निकालनी है। बेस निकाल लो, मान लो इस एंगल को 2 थीटा मान लो, है ना, इस एंगल को 2 थीटा मान लो। अब इससे सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये थीटा हो जाएगा ये वाला, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका, ये R है तो ये R cos थीटा हो जाएगा और ये आपका R sin थीटा हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला R cos थीटा होगा, ये R sin थीटा होगा, ये भी R sin थीटा हो जाएगा। तो आपका है ना QR कितना आ जाएगा, QR है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 2R sin थीटा। QR आपका 2R sin थीटा के बराबर आ जाएगा। और ये हाइट कितनी आ जाएगी ट्राइंगल की, R प्लस R cos थीटा आ जाएगा। PD है ना, इसको PD बोल देते हैं। PD हो जाएगा R प्लस R cos थीटा, है ना। क्लियर है यहाँ पर भाई? इस एंगल को मैंने 2 थीटा मान लिया, इस सेंटर से हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है।
तो ये r है तो ये r cos थीटा हो जाएगी, ये r sin थीटा हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो r sin थीटा, और हाइट हो जाएगी r प्लस r cos थीटा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू हाफ क्यू आर इंटू पी डी। ये क्यू आर हो गया और ये आपकी हाइट हो गई पी डी ना। बस इसको मैक्सिमाइज करना है हमें, तो ये हो जाएगा एरिया बराबर हाफ इंटू क्यू आर। क्यू आर हो गया आपका 2r साइन थीटा, पी डी हो गया आपका r प्लस r cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एरिया इज इक्वल टू हो गया, यहाँ से r कॉमन निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा एरिया आपका। तो हम क्या करते हैं इसमें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एरिया बराबर हो गया आपका आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो गया साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ऐसे हो गया। अब हम क्या करते हैं, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया हमारा, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, एरिया को एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल कम एज dA by d थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, ऐसा हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 कर दो, क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। हम चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि माइनस कॉस थीटा को हम कॉस 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब 2 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा, 2 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा हो गया आपका, माइनस थीटा को इधर ले जाओ, तो 3 थीटा बराबर 180 हो गया आपका, जैसे थीटा बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। मतलब एंगल जो होगा आपका थीटा अगर 60 डिग्री होगा तो एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया फाइंड करने के लिए हम एरिया का एज ए फंक्शन ऑफ जो थीटा है उसमें हम एंगल डाल देते हैं 60 डिग्री, आर स्क्वायर साइन 60 इंटू 1 प्लस कॉस 60, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 60 होता है आपका 1/2, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 इंटू √3/2, दिस इज 3√3 आर स्क्वायर बाई 4, दिस विल बी द आंसर। किसी का आंसर आया था 3√3/4 आर स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम मिनिमम मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। वेरी गुड, चलो अब है ना हम थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं और उसमें कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट for any two number x1 and x2 और x2 कोई भी नंबर हो, चाहे e की पावर 2x1 प्लस e की पावर x2 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन e की पावर 2x1 प्लस x2 बाई 3। मतलब ये हमें प्रूव करना है, मतलब x1 x2 चाहे कोई भी नंबर हो, x1 x2 चाहे कोई भी नंबर हो, उसके लिए हमेशा क्या होगा, ये e की पावर 2x1 प्लस e की पावर x2 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन
e की पावर x2 e की पावर 2x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 3, ये इनइक्वालिटी हमें प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्केटिविटी, है ना। ऐसी इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केटिविटी यूज करेंगे। कॉन्केटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको यूज करेंगे। तो पहले तो आपको दिख रहा है कि इस इनइक्वालिटी को देखते हुए कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर e की पावर x समथिंग है, तो आप सबसे पहले फंक्शन हम कंसिडर करेंगे e की पावर x। कंसिडर द फंक्शन e की पावर x ना। ये फंक्शन हमेशा डिफाइन होता है, x की हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं हम f डैश x, तो वो भी e की पावर x आता है, और x की हर रियल वैल्यू के लिए e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। f डैश x हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये हुआ। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करें, f डबल डैश x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। तो e की पावर x भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। f डबल डैश x हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, ये कॉनकेव, इसकी कॉन्केटिविटी क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है ना, दिस इज कॉनकेव अपवर्ड। तो अगर इसका ग्राफ देखें हम, ठीक है, इसका ग्राफ देखें इस तरीके से, कॉनकेव अपवर्ड आएगा। मान लो एक वैल्यू मैंने x1 ले ली, एक नंबर मैंने x2 ले लिया, मैं x2 x1 से बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, तो x1 से x2 के बीच में ये इंक्रीजिंग होगा, और इसका कॉन्केटिविटी क्या आएगी, कॉनकेव अपवर्ड आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी। पॉइंट ए के वर्टेक्स, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, x1। पॉइंट ए कहाँ पे, इस फंक्शन पे है, तो x की जगह x1 रख देंगे, तो fx बराबर e की पावर x1 हो जाएगा। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, x2 e की पावर x2, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। पॉइंट ए हो गया x1 e की पावर x1, पॉइंट बी हो गया x2 e की पावर x2, ऐसा हो गया। ये बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करें, अगर इसमें अगर हम अप्लाई कर देते हैं सेक्शन फॉर्मूला, क्या करते हैं, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तो हम एक पॉइंट फाइंड करते हैं जो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करें ना, ठीक है। विल फाइंड पॉइंट पी ऑन ए बी, ए से बी को ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट पी फाइंड करते हैं, फाइंड पॉइंट पी, इसमें से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:2 रेशियो ना, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करें, तो आप निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 डिवाइड बाई 3, 2 इंटू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 3, ऐसा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने 1:2 रेशियो क्यों लिया, देखा आपको, 2 इंटू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 3। भाई समझ में आ रहा है ये। 1:2 रेशियो क्यों लिया, मुझे यहाँ से क्लिक हुआ, इधर से मुझे 2x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 3 बनाना था, तो मेरे को सेक्शन फॉर्मूला जैसा लग रहा था ये, ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। ऐसे y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट 2 इंटू e की पावर x2 e की पावर x1 प्लस 1 इंटू e की पावर x2
डिवाइड बाई 3। इतना क्लियर है? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। इसमें किसी को दिक्कत? चलो अब ये पॉइंट पी तो हमारे पास निकल गया। अब पॉइंट पी से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ना। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा जितना पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा? पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2x1 + x2 डिवाइड बाई 3। तो इसी वर्टिकल लाइन पे ये कर्व को यहाँ पे कट कर रही है आर पर मिल रही है। पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप? एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। कोई भी वर्टिकल लाइन होती है उस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होता है, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 2x1 + x2 डिवाइड बाई 3 ये होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा पॉइंट आर का? देखो पॉइंट आर क्योंकि कर्व पर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें x की जगह x की जगह क्या रख दो? 2x1 + x2 डिवाइड बाई 3। तो हो जाएगा e की पावर 2x1 + x2 डिवाइड बाई 3। समझ में आ रहा है? पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट आएगा 2x1 + x2 डिवाइड बाई 3 कॉमा e की पावर 2x1 + x2 डिवाइड बाई 3। ये समझ में आ गया? पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट से आ गए। ओके, अब आपको पता है कि पॉइंट पी जो है पॉइंट आर से ज्यादा हाइट पर है। पॉइंट पी जो है पॉइंट आर से ग्राफ में दिख रहा है साफ साफ। पॉइंट पी इज एट अ ग्रेटर हाइट कंपेयर टू पॉइंट आर, है कि नहीं? इसका मतलब पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट आर के वाई कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा। हमेशा इस कर्व के लिए पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो पॉइंट आर के वाई कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा। पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2 टाइम्स e की पावर x1 + x e की पावर x2 डिवाइड बाई 3। और पॉइंट आर का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? e की पावर 2x1 + x2 बाई 3। इसका मतलब 2 टाइम्स e की पावर x1 e की पावर x2 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन e की पावर 2x1 + x2 बाई 3। ये तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, है ना। ये x1 x2 की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा सही होगा। ये आई होप इट इज क्लियर। सबको क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भी इनइक्वालिटीज को हम प्रूव कर सकते हैं। क्यों, कौन सा पॉइंट है? क्यों तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा, ये e की पावर 2x1 है ये। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पर ये 2 यहाँ कर लो, 2 टाइम्स यहाँ कर लो। 2 इंटू e की पावर x1 प्लस e की पावर x2 डिवाइड बाई 2, है ना, 3। अभी ठीक है? 2 इंटू e की पावर x1 प्लस e की पावर x2 डिवाइड बाई 3 ये है। ठीक है, मतलब इसको समझाने का एक मोटो ये था कि कॉन्केटिविटी के कॉन्सेप्ट से हम इस तरीके से इनइक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं, है ना। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। आपसे कहे कि
x1 x2 x3, x2 x1 से बड़ा है, x3 x2 से बड़ा है, और तीनों 0 से बड़े हैं और पाई से छोटे हैं, मतलब 180 से छोटे हैं। देन प्रूव दैट, देन आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है कि साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 डिवाइड बाई 3। ऐसा होगा, ये प्रूव करना है आपको। और अगर ऐसा है तो आपको ये भी प्रूव करना, देन ऑल्सो प्रूव दैट if ABC are the angles of triangle, ABC are the angles of triangle, then maximum value of sin A plus sin B plus sin C is 3√3/2। ये भी हमें प्रूव करना है, मतलब कॉन्केटिविटी के कॉन्सेप्ट से हमें ये भी प्रूव करना है कि sin A प्लस sin B प्लस sin C की मैक्सिमम वैल्यू 3√3/2 आएगी। पहले तो ये प्रूव करें हम कि sin of x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 दिस इज ग्रेटर देन sin x1 प्लस sin x2 प्लस sin x3 डिवाइड बाई 3। अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें प्रूव करना है साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, ये पूरा एंगल के अंदर है, और यहाँ पे x1 का साइन, x2 का साइन और x3 का साइन, तीनों को एडिशन डिवाइड बाई 3, ये प्रूव करना है। इसको भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केटिविटी से प्रूव करेंगे, कॉन्केटिविटी के कॉन्सेप्ट से प्रूव करते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन कौन सा लेना है आपको, sin x लेना है। सबसे पहले फंक्शन का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन आपको क्या लेना है, फंक्शन यू नीड टू कंसीडर इज sin x। अब आपको बोला है कि x 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, बोला ना x1 x2 x3 0 से पाई के बीच में, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में देख रहे हैं, तो f डैश x क्या आएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन cos x आएगा, और एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस sin x। अब 0 से पाई के बीच में देखें तो sin x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस sin x क्या आएगा, नेगेटिव। f डबल डैश x नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड, है ना। f डबल डैश x नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा 0 से पाई के बीच में। आप अगर ध्यान से sin x का ग्राफ देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये 0 से पाई के बीच में कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, 0 से पाई के बीच में ये कॉनकेव डाउनवर्ड होता है ना। ये समझ में आ रही है आपको बात, ये sin x का ग्राफ हो गया 0 से पाई के बीच में। अब हमने क्या किया, x1 x2 और x3 0 से पाई के बीच में 3x की वैल्यूज ले ली, x1 x2 x3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है a, ये मान लेते हैं, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है b, मान लेते हैं, और x3 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है c। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप, x1 कॉमा sin x1 आएगा, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x2 कॉमा sin x2, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x3 कॉमा sin x3।
एबीसी के तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, ए को बी से ज्वाइन कर देता हूँ, बी को सी से, सी को ए से। एबीसी मैंने तीनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। नाउ द centroid of the centroid of the triangle ABC, centroid of triangle ABC, ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रोइड आप निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड को हम ऐसे करते हैं, जी से डिनोट कर देते हैं। आप जानते हैं ना ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको, जैसे ये तीनों वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, इसका सेंट्रोइड आप निकाल सकते हैं। तीनों का एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, कॉमा sin x1 प्लस sin x2 प्लस sin x3 बाई 3। बस समझ में आ गई। तो हमारे पास सेंट्रोइड आ गया। मान लो ये सेंट्रोइड है, यहाँ पर मान लेते हैं कि, चलो यहाँ मान लेते हैं, इधर भी मान लो, इधर मान लो ये सेंट्रोइड है, ये ट्राइंगल का सेंट्रोइड आ गया मान लो, सपोज दिस इज द सेंट्रोइड है जी। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, छोटा बना, क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर ए लिया हमने, ये बी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा सी हो गया, मान लेते हैं ऐसे, ए बी सी यहाँ ले लेते हैं ऐसे। मान लो कि ये सेंट्रोइड आपका जी आ गया ना, यहाँ पर सेंट्रोइड ये जी है, ठीक है। अब इससे मैं एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ जी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाएगा पी, यहाँ पर साइन एक्स कर्व पर, ठीक है। अब इस पॉइंट जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, पॉइंट जी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम ही होगा। वर्टिकल लाइन पे हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही होता है, ठीक है। ये पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब पॉइंट पी कहाँ है, कर्व पर है। कौन से कर्व पे, y बराबर साइन एक्स कर्व पर है, y बराबर साइन एक्स कर्व पे। तो x की जगह x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका इसका y कोऑर्डिनेट साइन x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ये बात समझ में आ रही है, कितना क्लियर हो रहा है। अब क्योंकि ये कर्व जो है कॉनकेव डाउनवर्ड है, क्योंकि साइन एक्स कर्व आपका कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो पॉइंट पी जो होगा पॉइंट जी के कोरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, ज्यादा हाइट पे होगा। पॉइंट पी जो होगा पॉइंट जी से ज्यादा हाइट पर होगा, दिख रहा है साफ साफ। पॉइंट पी जो होगा कोरस्पॉन्डिंगली पॉइंट जी से कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा हाइट पे होगा। इसका मतलब पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट जी के वाई कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा, है ना। पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, दैट इज ग्रेटर देन sin x1 प्लस sin x2 प्लस sin x3 डिवाइड बाई 3। ये क्लियर हो गया। तो शायद यही हमें प्रूव करना था, ये तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। देखो ग्राफिकली हमने कितने अच्छे प्यारे प्यारे रिजल्ट निकाल दिए इसमें, इनइक्वालिटीज में, कि sin ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 ये sin x1 प्लस sin x2 प्लस sin x3 डिवाइड बाई 3 से ग्रेटर होता है। ये क्लियर हो गया। अब हमसे कहा है कि नेक्स्ट हमसे बोला है कि नाउ नाउ एबीसी, एबीसी आपके क्या है, वाई कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन करूं। अरे बेटा जो जो पॉइंट जितना ऊपर होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट उतना ज्यादा होता है ना। मतलब पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट कैसे आया, ये
एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ गया पॉइंट पी का? हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। पॉइंट पी कहाँ पर है? कर्व पर है ना, y बराबर साइन एक्स। देखो ना कहाँ पर है, पॉइंट पी कहाँ है? कर्व पर है ना। तो कौन सा कर्व है हमारा? साइन एक्स है ना, y बराबर साइन एक्स। तो इसमें x की जगह मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 डाल दिया। तो ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट पी का। साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में कि पॉइंट पी जो होगा पॉइंट जी से ऊपर होगा, ज्यादा हाइट पर होगा। तो मतलब पॉइंट पी का जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट जी के y कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा। इसलिए साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 ये साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 बाई 3 से बड़ा होगा। क्लियर है? नाउ ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ABC क्या है? ट्राइंगल के एंगल है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल 0 से 180 के बीच में आता है, 0 से पाई के बीच में होता है ना। तो ये जो रिजल्ट हमने लिखा ना, ये एक रिजल्ट ही हो गया कि जिसमें अगर कोई भी तीन एंगल्स हैं 0 से 180 के बीच में, तो उसमें साइन x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 हमेशा ग्रेटर देन होगा साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 डिवाइड बाई 3 से, है ना। जैसे x1 को मैंने ये ले लिया तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी। कोई भी तीन एंगल ले लो 0 से 180 के बीच में, उसके लिए रिजल्ट वैलिड है ना। इसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 180 डिवाइड बाई 2 3 कितना हो जाएगा? 60। साइन 60 इज ग्रेटर देन साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइड बाई 3। साइन 60 कितना होता है आपका? √3/2 ग्रेटर देन दिस इज साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइड बाई 3। 3 को इधर ले जाओ, तो कितना हो गया? 3√3/2 साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस देन √3/2। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू √3/2, इक्वल टू 3√3/2 ना। और वो भी कब होता है? वो भी कब होगा? जब a बराबर b बराबर c, मतलब तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइन ए प्लस साइन बी, ABC आर थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 3√3/2। वो भी कब होती है? जब ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर इस तरीके से कॉन्केटिविटी का कॉन्सेप्ट हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो आपके है ना ये मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा ये एप्लीकेशन खत्म हो चुका है। तो आप, अरे यार ABC ट्राइंगल के एंगल है ना, a प्लस बी प्लस सी 180 होगा, तो 180 डिवाइड बाई 360 तो आएगा। क्या बात कर रहे हो यार? किसी बच्चे ने पूछा सर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कैसे 60 हो गया? कॉमन सेंस वाली बात है यार। लिखा तो है ABC आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 डिवाइड बाई 360 होता है। कोई बात नहीं, चलो फिर है ना ये आप इसकी एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, स्टेट लेवल और JEE लेवल दोनों। ठीक है, और NCERT लेवल में भी किसी को डाउट है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।